ओके, अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे चलेंगे कि हमने लास्ट पार्ट 1 के अंदर कहाँ तक छोड़ा था कि हमने लास्ट पढ़ लिया था क्या, वैक्यूल्स, रसदानी पढ़ लिया था। अब हम एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेल ऑर्गन जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है बेटा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहले ये कोशिका का शक्ति गृह है। क्या है, कोशिका का शक्ति गृह होता है जो इसमें लिखा है। देखो सामान्य भाषा में इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका हिंदी भाषा में, बाकी इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसको पावर हाउस, सेल का क्या बोला जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और जिसमें ये सब अंगों को ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके रूप में संग्रहित होगी, एटीपी के रूप में, और ये प्रोड्यूस करेगा जितने भी सेल ऑर्गन है उन सेल ऑर्गन के तक ये क्या पहुंचाएगा, एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है। और उस भाग में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंदर हमेशा याद रखना ये द्विस्तरीय होता है या दो झिल्लियां होगी इसके अंदर, द्विस्तरीय या द्विझिल्ली होता है। कैसा होगा, द्विझिल्लीय या आपके द्विस्तरीय, इनकी दो तो या तो इसके अंदर क्या होंगे, लेयर होंगे, या डबल लेयरिंग होगा या डबल मेम्ब्रेन होगा। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेन होगी और बाहरी भीतरी झिल्लियां मिलकर दो स्पष्ट आपके कक्ष का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब बाहर वाला भाग अंदर वाला भाग दोनों आपस में मिलकर किनका निर्माण करेंगे, कक्षों यानी कक्षकों यानी कि चैम्बर्स का निर्माण करते हैं। बाहरी कक्ष और भीतरी कक्ष, बाहर वाली जो आपके झिल्ली है वो बाहरी कक्ष को बनाएगी, अंदर वाली जो झिल्ली है वो किसको बनाएगी, अंदर वाले कक्ष को बनाती है। अब इनके अंदर समांगी पदार्थ भरे रहते हैं। समांगी पदार्थ वो होते हैं जैसे लाइक जल हो गया, ये सारे किसमें भरे रहेंगे, किसके अंदर भरे रहेंगे, भीतरी कक्ष समांगी पदार्थों से भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं अधात्री। अब देखो कहने का मतलब हो गया ये इसका बाहरी भाग है, कौन सा, बाहरी भाग, और ये इसका आंतरिक भाग है, कौन सा, अब ये आंतरिक भाग। अब ये बाहरी भाग किसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, आंतरिक भाग के साथ में। अब हो क्या रहा है कि बेटा जो भीतरी भाग है इस भीतरी भाग के अंदर अधात्री भरी रहती है और ये देखो जो ब्लैक सरफेस है ये अधात्री है। क्या है, ये अधात्री भरी हुई कौन से भाग के अंदर, भीतरी भाग के अंदर क्या भरी हुई, अधात्री, सॉरी समांगी पदार्थ भरे हुए। उन समांगी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अधात्री। जिसमें वो फैला रहता है उनकी अंत झिल्लियां जाकर अधात्री को मिश्रित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। देखो क्रिस्टी का मतलब क्या हो गया कि बाहर वाली झिल्ली, कौन सी, बाहर वाली झिल्ली और ये जो अंदर वाली झिल्ली जहां पर जाके मिश्रित हो रही है, आपस में दोनों क्या हो रही है, मिश्रित हो रही है और ये स्ट्रक्चर बन रही है। देखो ये जो भरा हुआ वो क्या है, अधात्री, और जहां पर बाहरी आंतरिक झिल्ली मिश्रित हो रही है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। एवं इसकी अंत्य झिल्लियां उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्षेत्र में विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। अब भाई किस भाग के अंदर, अधात्री के अंदर। किसके अंदर, अधात्री के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहेंगे, आपके डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम, ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, आपके कौन से फंक्शन में मिलेंगे, अधात्री के अंदर मिलते हैं। अब उसके बाद में आता है हरित लवक। अगला पार्ट अपने पास में कौन आएगा, हरित लवक, जिसको हम प्लेज्मिड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में आपके वर्ण आप 3 प्रकार के होते हैं, वैसे इतना ही ध्यान रखना, जो आपका लवक है वो लवक के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, वर्णी लवक, और दूसरा होता है अवर्णी लवक,
दूसरा होगा अवर्णी लवक, और तीसरा कौन सा होता है, हरित लवक। तीसरा कौन सा होगा आपके पास में, हरित लवक। ये आपके 3 लवक होते हैं। हरित लवक की हमें डिटेल पढ़नी है। वर्णी लवक का मतलब हो गया जो आपके रंगीन होगा, रंगहीन नहीं, रंगीन, रंगीला, रंगीलो मेरो राजस्थान, रंगीला क्या होगा, रंगीला होता है। रंगीला क्यों होता है भाई, इसके अंदर कोई ना कोई वर्णक प्रेजेंट रहेगा, चाहे जैसे मैंने बोल दिया आर फाइको इरिथ्रिन हो गया, आर फाइको इरिथ्रिन हो गया, और या फिर कौन हो गया, प्यूकोजेंथीन। कौन हो गया, प्यूकोजेंथीन हो गया। ये वर्णक इसके अंदर रहते हैं भाई, और इन्हीं वर्णकों के कारण इनको वर्णी लवक बोलते हैं। दूसरे भी कई वर्णी लवक यानी कि वर्णक होंगे जो उसके अंदर आ सकते हैं। अवर्णी लवक, इसको सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जाता, रंगहीन। ये किसी प्रकार के कलर को डिसाइड नहीं करेंगे, परंतु फिर भी जो आपके कौन से पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उन खाद्य पदार्थों को संचन या जिसको बोलते हैं स्टोरेज का कार्य या संचय करने का कार्य आपके कौन करते हैं, अवर्णी लवक। फिर अपने पास में डिटेल आती है हरित लवक की। किसकी संरचना आती है, हरित लवक की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हरित लवक। अब इसकी संरचना द्विझिल्ली युक्त होती है। ये भी कैसा होता है, 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। बाहरी भीतरी झिल्ली कम पारगम्य होती है, जबकि बाहर वाली झिल्ली क्या होगी, लगभग पारगम्य होगी। हरित लवक की अंत्य झिल्लियों के द्वारा घिरे हुए, हरित झिल्लियों की अंत्य झिल्लियों के द्वारा घिरे हुए भीतरी स्थान को क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसमें साइड डायग्राम मेरे, ये देखिए, ये इसका बाहरी भाग है। कौन सा, ये वाला, ये बाहरी भाग है। और ये इसका कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है ये। अब यदि ये आंतरिक भाग किससे, अंदर वाली झिल्लियों से जुड़ रहा है, जितनी भी अंदर वाली झिल्लियां हैं उन झिल्लियों से यदि ये कौन सा भीतरी भाग आंतरिक झिल्लियों से जुड़ रहा है, तो मेरे बच्चों इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। नेक्स्ट, स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली के समान संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, थैली के समान संरचना पाई जाती है। कहने का मतलब भाई वहां जगह जगह थैली बनती है। ये स्ट्रोमा है। अब स्ट्रोमा के अंदर देखो, ये एक थैली यहाँ बनेगी, ये एक थैली यहाँ बनेगी, ये एक थैली यहाँ बनेगी, ये थैली यहाँ बनेगी। जगह जगह आपके क्या बनती है, थैली के समान संरचना बनती है। और इसी थैली वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकाइड। अब थाइलेकाइड के अंदर सिक्कों के आपके चट्टे, चट्टे का मतलब हो गया ये भाई थैली है, एक सिक्का यहाँ है, एक इसके ऊपर 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 है। तो सिक्कों का चट्टा, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, एक कॉइन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिक्कों के चट्टों के समान संरचना। अब उसके बाद में अपने पास में सिक्कों के चट्टे के समान संरचना होती है, जिसको हम ग्रेना के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। हरित लवक में स्ट्रोमा के अलावा और के नलिका नाम संरचना पाई जाती है, जिसको थाइलेकाइड आपस में जोड़ती है। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये जितने भी, यहाँ देखिए अपने पास में, मैं इस हिसाब से आपको रफली एक डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। ये इसकी बाहरी झिल्ली है, ये इसकी कौन सी झिल्ली होगी, भीतरी झिल्ली होगी। अब यहाँ मेरे पास में इसकी खूब सारी झिल्लियाँ हैं, हर जगह फैली हुई है। अब ये भीतरी झिल्लियों से हमेशा कनेक्टेड रहता है। कौन, भीतरी झिल्ली और आंतरिक झिल्लियाँ आपस में कनेक्टेड रहती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब यहाँ इसके अंदर जगह जगह क्या बनी हुई, थैलियाँ। यहाँ एक थैली बन गई, यहाँ एक थैली बन गई, यहाँ एक थैली बन गई, और यहाँ क्या बन गई, थैली। और इन थैलियों को हमने क्या नाम दिया, थाइलेकाइड। देखो भीतरी और ये झिल्लियां जुड़ी है, हमने उसको बोल दिया स्ट्रोमा। क्या नाम दे दिया हमने, स्ट्रोमा। और जहां जो स्ट्रोमा के अंदर थैली या फिर बोल सकते हैं बेग के टाइप स्ट्रक्चर बनी है, उसको मैंने नाम क्या दे दिया, थाइलेकाइड। ये क्या आपके पास में, थाइलेकाइड, ये आपका हो गया थाइलेकाइड। अब अपने पास में दूसरा क्या है,
थाइलेकाइड के अंदर सिक्कों के समान जो संरचनाएं उनको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेना। क्या नाम दे दिया? ग्रेना। फिर भाई अपने पास में आ क्या रहा है? ग्रेना भी मिल गया, परंतु इन थाइलेकाइड को आपस में, जितने भी थाइलेकाइड है इनको आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और इनको जाना जाता है थाइलेकाइड पट्टिका। किस नाम से जाना जाएगा? आपके थाइलेकाइड, ये थाइलेकाइड और पट्टिका के नाम से जाना जाता है। नो नो, वापस भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पट्टिका कहते हैं उसे। अब देखो, थाइलेकाइड की झिल्लियों पर एक रिक्त स्थान होता है जिसे हम अवकाशी कहते हैं। नॉर्मल सिंपल चीज है, थाइलेकाइड पर जो छोटे छोटे स्टोमेटा या छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको हम अवकाश या छिद्र बोलते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में ही बहुत सारे, देखो यही सारा खेल यहीं से होता है, ध्यान रखना। हरित लवक का कौन सा भाग? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कौन होता है? बाह्य झिल्ली प्लस अंत झिल्लियों का संबंध होता है, क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। इसी स्ट्रोमा के अंदर वो सारे पदार्थ भरे रहते हैं, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। कौन? आपके राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के बाद में कौन हो गया? एंजाइम हो गया। एंजाइम, ये सारे के सारे किसके अंदर भरे रहते हैं? एंजाइम के अलावा प्रोटीन हो गए। ये सारे कौन से भाग के अंदर बेटा जी भरे रहते हैं? इसी भाग के अंदर भरे रहेंगे, स्ट्रोमा। किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर वही अपने पास में लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, ये तीनों की अपने पास में डिस्कशन हो गई है। अब अपने पास में बेटा जी क्वेश्चन आता है किसका? पक्षमाभ एवं कसाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। शिलाएं और फ्लैजिलाएं, हमेशा इनको याद करने का तरीका बताता हूं। कसाब और दूसरा अपने पास में कौन है? पक्षमाभ। पहली कॉमन चीज दोनों में, ये भी गमनांग है। जीवों का क्या है? गमनांग, यानी चलने फिरने में सहायक होता है। ये भी कोशिका का क्या होता है बेटा जी? गमनांगी है। कसाब लंबी होगी। कैसी होगी? लंबी, परंतु संख्या में कम। और ये क्या होगी? छोटी, परंतु संख्या में क्या होगी? अधिक। ये दो कंसेप्ट तो अपने को याद रखने हैं। आगे चीज समझ में। अब ये कसाब और पक्षमाभ बनते कहाँ हैं दोनों? ये जरूर याद रखना। ये आपकी जो साइटोप्लाज्म है, कौन? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपके दोनों कौन? कसाब भी होती है और कौन होगी? पक्षमाभ भी होगी। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में। और इनके ऊपर आवरण किसका होगा? कोशिका, नहीं 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 नहीं, जीव द्रव्य झिल्ली। किसका होगा? आपके जीव द्रव्य झिल्ली का आवरण होगा इनके ऊपर। ये चीज होगी। गमनांग लंबी कौन है? छोटी कौन है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कसाब और पक्षमाभ, इनके ऊपर आवरण किसका होगा? जीव द्रव्य झिल्ली का। पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर की, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बताएंगे और कैसा होता है वो भी हम इसके बारे में अभी जरूर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये आपके इनमें देखो मैंने बात कर ली जैसे कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये होती है। साइटोप्लाज्म का जो ऊपरी सिरा है उसको बोलते हैं अक्ष सूत्र। क्या बोलोगे? अक्ष सूत्र पर दोनों निकलती है। कौन? पक्षमाभ और कौन? कसाब। अब ये और ये संरचना दोनों होती कैसी है? रोम युक्त। कैसी होगी? रोम के समान संरचना होती है। नलिका के बिल्कुल छोटी छोटी नलिका के समान संरचना होती है जो व्यवस्थित रहती है। कौन से क्रम में? 9+2 के क्रम के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसीलिए इसको 9+2 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? 9+2 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको 9+2 क्यों कहते हैं, इसका भी हम डिस्कशन करते हैं कि भाई अपने पास में क्या है कि ये एक
सेल है, मैं सीधे कोशिका द्रव्य को ही ले रहा हूँ, ये फैला हुआ है मेरे पास में सब जगह कोशिका द्रव्य, क्या फैला हुआ, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर कौन है, मैंने क्या बोला, एक अक्ष सूत्र है। इस अक्ष सूत्र के अंदर पहले तो दो छोर निकलेंगे, एक ये छोर और एक कौन सा निकलेगा, ये छोर। अब इसके साइड में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, और इनके ऊपर रोम निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, रोम। यानी कि कोशिका द्रव्य में जो भाग निकलता है उसको हम बोलते हैं अक्ष सूत्र। अक्ष सूत्र पर दो तो संख्या में हमेशा कौन होगी, कसाब, और इनके ऊपर कौन निकलेगी, 9 छोटे छोटे फंक्शन या पिंडक निकलते हैं, और इन्हीं पिंडकों के ऊपर रोम होते हैं, जिसके कारण ये रेशियो 2+9 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इनके ऊपर भी एक आवरण होता है, इस आवरण को मैं कौन सा बोलता हूँ, जीव द्रविक झिल्ली। किस झिल्ली के नाम से जानता हूँ, जीव द्रविक झिल्ली के नाम से जानता हूँ। समझ में आ गया बेटा जी, ये आपका एक प्रकार से कौन होते हैं, कोशिक कसाब और पक्षमाभ, जिसको हम बोलते हैं शिलाएं और फ्लैजिलाएं। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है, तारककाय। अब तारककाय दो बेलनाकार संरचना के रूप में मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, इसकी संरचना किसके टाइम होगी, बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के जो दोनों पहिए होते हैं उसी प्रकार की होती है। इनकी दो बेल आपके तारककाय दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, तारक केंद्र। ये परिकेंद्र द्रव्य से घिरा हुआ रहता है, उनके ऊपर परिकेंद्र रहेगा, छोटा सा केंद्र या फिर छोटे छोटे बिंदु रहते हैं, दोनों तरफ केंद्र तारककाय के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब हो गया समान। ये एक मेरा इस प्रकार से, एक मेरा इस प्रकार से, हमने क्या बोल दिया, परिकेंद्र है उसके अंदर। अब ये सारे परिकेंद्र एक दूसरे से क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, बिल्कुल सही है। तारक केंद्र की संख्या, तारक केंद्र संख्या में कितने होंगे, 9, मैंने 8 किया, परंतु ये होते हैं, एक सेंटर में और आ जाएगा, कितने, 9 होते हैं, जो आपस में समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा समान ही होता है। परिधीय नामक ट्यूब्यूल्स आपके ये जुड़े हुए हैं, किससे रहेंगे, ट्यूमिबिलस नामक एक सूत्र से जुड़े हुए रहते हैं, जो त्रिक के समान होता है, त्रिभुज के समान होता है। तारक केंद्र का अग्र एवं भीतरी भाग, प्रोटीन का आगे वाला भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का, और तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग, अंदर का आगे का भीतरी भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम धुरी कहते हैं, और प्रोटीन का बना होता है, इसी कारण इसको धुरी कहते हैं। और तारक केंद्र पर ही कसाब और पक्षमाभ क्या होती है, उपस्थित हो सकती है। फिर छोटा सा टॉपिक है माइक्रोबॉडी या सूक्ष्मकाय। ये एक ऐसी संरचना होती है बेटा जी जहां झिल्लियां आपस में मिलकर एक छोटी छोटी संरचना का निर्माण करती है। कहने का मतलब जैसे अपन किसी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा इतना ही याद रखना कि सेल के झिल्ली के बाहर की ओर नलिकानुमा या सूक्ष्म संरचना का निर्माण होगा, जिसको मैं किस नाम से जानता हूँ, माइक्रोबॉडी के नाम से जानता हूँ। बहुत सारी झिल्लियां आपस में मिलकर एक छोटी थैली का निर्माण करती है, जिसे हम सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी के नाम से जानते हैं, जो जंतुओं में भी मिलती है और जो किसके अंदर मिलती है बेटा जी, पादपों के अंदर भी मिलती है। यह आपका हो गया माइक्रोबॉडी।